हमारा अगला टॉपिक है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड क्या होता है? जो शेयर होल्डर्स को शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करने के बदले प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है उसे डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड डिसीजन रिलेट्स हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी आफ्टर पेइंग द टैक्स इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर एज डिविडेंड एंड हाउ मच इट शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। डिविडेंड डिसीजन में आप ये डिसाइड करते हो कि जब आप प्रॉफिट कमा लेते हो उसके बाद आप टैक्स भर देते हो, उसके बाद जो पैसा बचता है वो कैसे लोगों में बांटना है, कैसे शेयर होल्डर्स के बीच में बटेगा, कितना पैसा हम बांटेंगे और कितना पैसा हम बिजनेस में एज अ रिटेन्ड अर्निंग रखेंगे, इसके डिसीजन को हम डिविडेंड डिसीजन कहते हैं। समझ में आई इतनी बात? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे आप डिसाइड करते हो कि मुझे ज़्यादा डिविडेंड बांटना है या कम डिविडेंड बांटना है, ज़्यादा प्रॉफिट बांटूँ या कम प्रॉफिट बांटूँ। ठीक है, सबसे पहले अमाउंट ऑफ अर्निंग। अमाउंट ऑफ अर्निंग कहती है कि अगर मेरी कमाई बहुत अच्छी हुई है, इस साल अगर मैंने 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है तो मुझे ज़्यादा डिविडेंड बांटना है। पिछले साल मेरा 50 लाख का था, इस साल मैंने 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, तो क्या मैं ज़्यादा डिविडेंड बांटूँ या कम? ज़्यादा। तो अमाउंट ऑफ अर्निंग से ये पता चलता है कि आपको ज़्यादा बांटना है या कम। ज़्यादा अमाउंट कमाया तो ज़्यादा बांट दो, कम कमाया तो कम बांट दो। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। पिछले साल मुझे 10 लाख का घाटा हुआ, इस साल मुझे 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, अगले साल हो सकता है मुझे फिर घाटा हो जाए। ठीक है, मेरी श्योरिटी नहीं है, मेरी कभी प्रॉफिट बढ़ जाता है, कभी नुकसान बढ़ जाता है, कभी प्रॉफिट कम हो जाता है, ऊपर नीचे कहानी चलती रहती है। ऐसी स्थिति के अंदर डिविडेंड ज़्यादा बांटना चाहिए कि कम बांटना चाहिए? कम बांटना चाहिए। तो अगर स्टेबिलिटी और अमाउंट में फ़र्क समझ में आ गया। अमाउंट होता है कितना कमाया है, स्टेबिलिटी क्या हर साल इतना ही कमा रहे हो। Then stability of dividend. Many companies followed a policy of fixed dividend per share. The increase in dividend is maybe only when earning potential increases and not just the earning of current year prices. ये आप पॉइंट छोड़ सकते हो अगर छोड़ना हो तो। ये आपका कहता है कि काफ़ी कंपनी जो है फिक्स डिविडेंड देती हैं, तो उसके अंदर आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर उन्होंने बोल रखा कि 8% ही देना है तो फिर आप 8% ही दो। ठीक है, तो उसके अंदर आप ज़्यादा फेरबदल कर ही नहीं सकते, चाहे आपने कितना ही प्रॉफिट कमाया। प्रेफरेंस का इन्होंने एक तरह से बोला हुआ। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। मेरी लोटस सर्कल की ब्रांच है, बढ़िया चल रही है हरिनगर में। अब मुझे जो है रजौरी गार्डन में या विकासपुरी में जाके एक ब्रांच खोलनी है। ठीक है, आप सब शेयर होल्डर हैं, आप 7 लोग जो मेरे ट्यूशन में हो, आप मेरे शेयर होल्डर्स हो। ठीक है, जब तक मैं हरिनगर की ब्रांच चला रही हूँ तब तक तो मुझे लग रहा है कि हाँ जी अच्छा पैसा कमाया सेंटर ने, शेयर होल्डर को बांटना चाहिए। बट अब पूनम के दिमाग में ये आ रहा है कि एक ब्रांच और खोलनी है, उस ब्रांच को खोलने के लिए पैसा लगेगा, सामान आएगा, सब कुछ आएगा। ऐसी स्थिति के अंदर अगर मुझे ग्रोथ करनी है तो मुझे डिविडेंड ज़्यादा बांटना चाहिए कि कम? कम बांटना चाहिए। तो अगर आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इफ़ यू आर हैविंग अदर प्रोजेक्ट्स इन माइंड, यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन अदर एरियाज, तो उस टाइम पे आप डिविडेंड कम बांटोगे। ये बात समझ में आई? कैश फ्लो पोजीशन कौन बताएगा? ये दो नहीं बताएंगे, तुम बताओगे। कैश फ्लो कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा रहता है बिजनेस के अंदर। अगर बिजनेस में हर वक्त अच्छा पैसा रहता है, पैसे की टेंशन नहीं है, डिविडेंड ज़्यादा बांटोगे या कम? ज़्यादा बांटेंगे। शेयर होल्डर प्रेफरेंस। कई बार शेयर होल्डर कहते हैं हमें ज़्यादा डिविडेंड चाहिए, कई बार शेयर होल्डर कहते हैं कम डिविडेंड चाहिए, उस हिसाब से भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। टैक्सेशन पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि जितना आप प्रॉफिट कमाओगे उसके ऊपर हम 40% टैक्स लेंगे, और दूसरी स्थिति है कि गवर्नमेंट कह रही है कि आप जितना भी प्रॉफिट कमाओगे उसके ऊपर हम 20% टैक्स लेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर कह रही है कि हम अपना टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं, आप जितना भी प्रॉफिट कमाओगे हमें 40% उसका चाहिए, उस टाइम पे आप प्रॉफिट ज़्यादा दिखाओगे या कम दिखाओगे? कम दिखाएंगे, एक समझदार बिजनेसमैन की तरह। और प्रॉफिट कम दिखाओगे तो डिविडेंड ज़्यादा बांटोगे या कम बांटोगे? कम बांटेंगे। प्रॉफिट ही कम कमाया तो हम डिविडेंड कहाँ से ज़्यादा बांट सकते हैं? प्रॉफिट में सिर्फ डिविडेंड जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझदारी दिखानी है कि गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है। गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स ले रही है तो आपको प्रॉफिट कम दिखाना है, आपको डिविडेंड कम देना है। और अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कम ले रही है तो आप फिर शेयर होल्डर्स के थ्रू ज़्यादा पैसा लोगे, ज़्यादा पैसा आप डिविडेंड का दिखाओगे। समझ में आई ये बात? स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अगर मार्केट बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है, खूब सारी चीज़ें हाई जा रही हैं, सबके खूब पैसा मिल रहा है, जैसे सोने के साथ हुआ था, सोना अभी 50-55 हज़ार तक गया है। ठीक है, इस टाइम पे जो है जो जिससे सोने में इन्वेस्ट करा होगा, जो कंपनीज होंगी जो सोने में डील करती हैं, गोल्ड में डील करती हैं, वो ज़्यादा डिविडेंड दिखाएंगी या कम दिखाएंगी?
ज़्यादा दिखाएंगे भाई, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है ना उनको इस टाइम पे। ठीक है, तो अगर स्टॉक मार्केट बहुत तगड़ी जा रही है तो उस टाइम पे आप ज़्यादा डिविडेंड बांटोगे। और अगर वहीं पे मैं कोरोना इफेक्ट पूछ लूँ, अभी सोने का रेट अभी बढ़ा है, उससे पहले अगर कोरोना का इफेक्ट देखा जाता कि कोरोना के टाइम पे हर चीज़ नीचे आ रही थी, स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही थी, उस टाइम पे ज़्यादा डिविडेंड बढ़ेगा या कम? कम। बुलिश फेज और बेयरिश फेज में क्या फ़र्क होता है? कौन सा तेज़ी कहलाता है, कौन सा आपकी मंदी कहलाता है? बेयरिश मंदी होता है। ठीक है। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, large and reputed company can also raise fund easily from the capital market to finance their growth. They depend less on retained earnings. तो जो आपकी बड़ी नामी गिनामी कंपनी होती है, जैसे अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी, ठीक है, तो आपका रिलायंस ग्रुप हो गया, आपका रतन टाटा ग्रुप हो गया, इनको अगर एकदम से पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो इनको कितनी आसानी से मार्केट से पैसा मिल सकता है? लोग कितने विश्वास करके इनको पैसा दे देंगे? दे देंगे। तो इनको क्या ज़्यादा पैसे की बचत करके रखने की ज़रूरत है? हाय मेरे को फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ेगी, हाय मेरे को फ्यूचर नहीं, ये डिविडेंड देंगे। अच्छा, वहीं पे वो कंपनी लोटस सर्कल मुंह उठा के कल को पैसे मांगने जाती है तो हो सकता है सारे ना दे, तुम हो कौन? ठीक है, तो सारे पैसे नहीं देंगे। इस टाइम पे जो लोटस सर्कल है उसको पैसे बचा के रखने पड़ेंगे। समझ में आया? तो अगर आपको एक्सेस टू कैपिटल मार्केट नहीं है, आपको आसानी से पैसा मार्केट से नहीं मिलता है, कैपिटल मार्केट से मैं ऐसी शेयर्स इशू कर दूँ, हर कोई मेरे शेयर्स नहीं खरीद लेगा, पर अंबानी जो है शेयर्स निकालेगा, रतन टाटा शेयर्स निकालेगा, उसके शेयर्स लोग खरीद लेंगे खुशी खुशी। ठीक है, तो उसको जब पैसा चाहिए वो शेयर्स निकाल सकता है। तो वो बंदे को टेंशन नहीं है कि पैसा सेव कर करके रखूँ, वो खूब डिविडेंड देगा। वहीं पर जिस बंदे को ये पता है कि मुझे आसानी से बाहर मार्केट में पैसा नहीं मिलने वाला है, वो पैसा बचा के रखेगा, वो रिटेन अर्निंग बढ़ाएगा और डिविडेंड कम देगा। लीगल कंस्ट्रेंट, कई कंपनीज, जो कंपनी एक्ट आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग बैलेंस शीट वगैरह बनाते हुए बनानी शुरू कर दी, बैलेंस शीट कर दी, बैलेंस शीट मैच हो जाती है। तो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 आप उसको फॉलो करते हो बैलेंस शीट बनाने के लिए भी। उसके अंदर कंपनीज एक्ट लगता है, जिसके अंदर आपका जो डिविडेंड है वो आपके पिछले साल से 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिखाते हैं कि इट शुड नॉट बी एक्सीड बाय द कंपनी इन 3 प्रीसीडिंग ईयर्स में 15%, मतलब कि एक सर्टन रेट से ज़्यादा अगर आपका डिविडेंड भाग भाग के जा रहा है तो मतलब कंपनी में कुछ लोचा है, तो आप एक सर्टन डिविडेंड से ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। ठीक है, तो अगर आपने मेरे को लेट्स सपोज पहले 100 रुपये का डिविडेंड दिया था, उससे अगला डिविडेंड आप मुझे 115 तक का ही दे सकते हो, उससे ज़्यादा का डिविडेंड नहीं दे सकते हो। उसके अगले साल जो है मुझे जो है 115 में 15% और ऐड करके वटेवर इतना दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो। एक सेकंड रुकना, बोला गया। आखिरी पॉइंट होता है डिविडेंड डिसीजन का, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। While granting loans to the company, sometimes bank financial institution may impose certain restriction on the payment of dividend in the future. एक कंपनी खाली शेयर्स पे नहीं चल रही होती और एक कंपनी खाली उधार पे भी नहीं चल रही होती, मिक्स होता है। कुछ पैसा शेयर का है और कुछ पैसा उधार का है। तो कई बार जब आप उधार लेते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ साइन करा लेते हैं कि आप जो है पहले हमें दोगे, उसके बाद उसको दोगे, या इस तारीख को दोगे, फलाना ढिमकाना। उसके हिसाब से भी कई बार आपका डिविडेंड कम या ज़्यादा हो जाता है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके डिविडेंड को हिलाते हैं। एक बार इसको रीड करो, फिर मैं आगे क्वेश्चन पूछती हूँ। मेरा सवाल है, सारा लिमिटेड एक कंपनी है, कॉटन यार्न का काम करती है, मतलब कि धागे वगैरह बनाते हैं लोग। ये इट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट फॉर मैनी ईयर्स। दिस ईयर टू द कंपनी हैज़ जनरेटेड एनफ प्रॉफिट्स। देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ कैश इन द कंपनी and good prospectus for growth in the future. It is well managed organization and believes in quality, equal employment opportunities, etc. It has many shareholders who prefer to receive a regular income from their investment. It has taken a loan of 40 lakh from IDBI and is bound to by certain restrictions on the payment of dividend according to the terms of loan agreement. The above para discuss about the factors which decide how much of the profit should be retained and how much should be distributed by the company. Tell us all the factors that have been discussed here. मैं लाइन पढ़ती जाऊंगी, आप मुझे बताएंगे कौन कौन सा फैक्टर है। सबसे पहली लाइन है, इट हैज़ बिन कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट फॉर मैनी ईयर्स।
कौन सा पॉइंट है, कौन सा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन है, कौन सा फैक्टर है ये? अमाउंट ऑफ मनी, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग. इट हैज़ बिन कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट फॉर मैनी ईयर्स. कई सालों से कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है. स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स. नेक्स्ट लाइन. दिस ईयर टू द कंपनी हैज़ एबल टू जनरेट एनफ प्रॉफिट्स. इस साल भी कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया. अमाउंट ऑफ अर्निंग भाई, ये वाला अमाउंट ऑफ अर्निंग है. इस साल कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया. इस साल अमाउंट ऑफ अर्निंग अच्छा रहा है. देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ कैश इन द कंपनी. स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. कैश फ्लो पोजीशन. कैश ज़्यादा तो फिर डिविडेंड तो ज़्यादा ही देंगे ना. वो कह रहा है कि कंपनी में हर वक्त कैश रहता है बस. इस ये कौन सा फैक्टर हुआ? ये फैक्टर हुआ कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी. समझ में आया? गुड prospectus for future in growth opportunities. It has many shareholders who prefer to receive a regular income. Stability of dividend. Shareholders of preference. Shareholder prefer करते हैं कि हमें रेगुलर पैसा मिलता रहे. दोनों में फर्क क्या है? शेयर होल्डर प्रेफरेंस है. शेयर होल्डर्स है कंपनी के जो चाहते हैं कि उनको ऐसे रेगुलर इनकम मिलते रहे. शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस. तो डिविडेंड में तो शेयर होल्डर तो वही तो कह रहे हैं ना, स्टेबल जाए. फैक्टर कौन सा है? स्टेबिलिटी नहीं बोली है. स्टेबिलिटी तो हमने पहले ही पढ़ ली है. कंपनी में हर वक्त हर साल अच्छा प्रॉफिट आ जाता है. ये कह रहे हैं कि शेयर होल्डर चाह रहे हैं कि हमें ज़्यादा डिविडेंड दो. तो शेयर होल्डर क्या चाहते हैं? ज़्यादा डिविडेंड चाहते हैं. शेयर होल्डर ज़्यादा चीज़ कोई चाह रहा है उसे शेयर होल्डर प्रेफरेंस में काउंट करेंगे. ठीक है. कंपनी ने लोन ले रखा है 40 लाख का IDBI से एंड इज बाउंड बाय सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ लोन अग्रीमेंट. आपको किसी अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही पेमेंट करनी है. कैसे करनी है उसको क्या बोलेंगे? कौन सा फैक्टर? लीगल. कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट. कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा है. अग्रीमेंट की बात हो गई है. अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली बोले जाते हैं. अगर गवर्नमेंट ने ये कंपनी एक्ट की बात आती तो वो होता है आपका लीगल कंस्ट्रेंट. अगर गवर्नमेंट की टैक्स की बात आती तो फिर वो आता है टैक्स कंस्ट्रेंट. समझ में आया? क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आना आइडेंटिफाई करने के लिए. ऐसे ही आएगा पेपर में. ये पिछले क्वेश्चन के रिलेटेड पे आ जाओ. जो मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन करवाया था उसका क्वेश्चन पूछ रही हूँ. शालिनी ने होटल मैनेजमेंट की और MBA वगैरह की डिग्री करी और उसने जो है टुक ओवर और फैमिली फूड प्रोसेसिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग पिकल जैम एंड स्क्वॉशेस. उसने अपना फैमिली बिजनेस पिक कर लिया और उसी के अंदर वो पिकल जैम एंड स्क्वॉशेस बना रहे हैं. द बिजनेस वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय हर ग्रेट ग्रैंड मदर एंड वॉज डूइंग रीजनेबली वेल. However, her fixed operating cost of the business was very high and the cash flow position was weak. She wanted to undertake modernization and existing business to introduce the latest manufacturing process and diversify into the market of chocolates and candies. She was very enthusiastic and approached a financial consultant who told her that approximately 50 lakh rupees will be required in the modernization and expansion. He also informed her that stock market is going through a bullish phase. इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये बताओ, क्या शालिनी को शेयर्स के थ्रू पैसा लेना चाहिए या शालिनी को डेट के थ्रू पैसा लेना चाहिए? सुनो, अब मैं एक एक लाइन बोलती जा रही हूँ, अपना व्यू पॉइंट देते चले जाना. सबसे पहली लाइन है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ वेरी हाई. फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बिजनेस का हाई है तो उनको शेयर्स लेना चाहिए या डेट लेना चाहिए? शेयर्स लेना चाहिए सबसे पहली स्थिति के अंदर. ठीक है. दूसरा, कैश फ्लो पोजीशन कंपनी का वीक है. कंपनी में कैश की कमी रहती है, क्या लेना चाहिए? शेयर्स लेना चाहिए. उसके बाद कंपनी बुलिश फेज में, मार्केट बुलिश फेज में जा रही है. बुलिश फेज में जा रही है. हर कोई इन्वेस्ट करने को तैयार बैठा है भाई. शेयर्स लेना चाहिए. बेरिश फेज में जा रही है, कोई पैसा नहीं लगा रहा आपके बिजनेस में, तब उधार लो. समझ में आया? घुमा दिया इस क्वेश्चन ने. पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने हैं. बिजनेस स्टडीज़ बहुत आसान सब्जेक्ट है, वो बस ऐसे खेलते हैं, ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा. ठीक है. इतना क्लियर है आप लोगों को टॉपिक? एक टॉपिक था बीच में जो हमने पहले पढ़ा था, फाइनेंसिंग डिसीजन. Why is retained earning not the cheapest source of finance?
मिला? ढूंढो, क्या था? दिखाना अपनी बुक। क्या था? ये लाइन लिखी होगी जो बॉक्स में ना, टॉप टिप में। आपका क्वेश्चन आ जाता है कि कई बार हम सोचते हैं कि घर का पैसा निकाल के हमने बिजनेस में लगा दिया या रिटेन्ड अर्निंग ज़्यादा कर ली, कि डिविडेंड कंपाउंड देते हैं और रिटेन्ड अर्निंग ज़्यादा कर लेते हैं। अगर मैंने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया है तो लोगों को मैं जो हूँ 40,000 का प्रॉफिट बांट देती हूँ, 60,000 रुपये बचा लेती हूँ, जब ज़रूरत होगी तो ये 60,000 रुपये निकाल के लगा दूँगी बिजनेस में। तो ये करना सही क्यों नहीं होगा, ये अब हम पढ़ेंगे कि वाई रिटेन्ड अर्निंग हमेशा काम नहीं आती है या हमें इतनी ज़्यादा रिटेन्ड अर्निंग नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? सम पीपल बिलीव दैट रिटेन्ड अर्निंग इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। कई बार लोगों को ये लगता है घर का पैसा निकाल के लगा दो या सेव करा हुआ पैसा निकाल के लगा दो, वो ज़्यादा बेटर है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। जो आप पैसा रोक रहे हो वो एक तरह से क्या है, आप डिविडेंड उतना ही कम दे रहे हो, ठीक है। अगर मैं 7 लाख रुपए कमाऊँ और 7 जनों के बीच में बांटना हो तो पर पर्सन कितना रुपया आएगा? लाख रुपया आएगा। और वहीं पे अगर मैं 7 लाख रुपए कमा रही हूँ पर बांट तुम लोगों में सिर्फ 3.5 लाख रही हूँ तो तुम्हारे हाथ में कितना आएगा? 50,000 आएगा। खुश हो गए इस बात पे जब तुम्हें पता है कि हम लाख रुपए के वो हैं, हकदार हैं, और हमारे हाथ पल्ले सिर्फ 50,000 आ रहा है, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? जब तुम्हें लगेगा कि मैंने लाख की उम्मीद करी थी, इसने लाख कमाया भी है लाख के हिसाब से, पर ये मुझे नहीं दे रहा, तो क्या आप इस कंपनी में आप जुड़े रहना चाहोगे? नहीं जुड़े रहना चाहोगे। और जब अगर आप कंपनी को छोड़ोगे तो मेरी कंपनी के एकदम से शेयर्स क्या हो जाएंगे? मार्केट में निकल आएंगे। इससे क्या होगा, मेरी मार्केट में जो मेरी शेयर्स की इज्जत थी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों ने तो एकदम से छोड़ दिए इसके शेयर्स। तो वो मेरी कंपनी को बदनामी दे सकता है, और मेरी कंपनी में एक बार बदनामी हुई तो मेरी कंपनी नीचे जा सकती है, डूब सकती है। समझ में आया? तो कॉस्ट ऑफ जो रिटेन्ड अर्निंग होती है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होती है। जितना आप पैसा जोड़ के रख रहे हो उतना ही आप डिविडेंड कम बांट रहे हो। और अगर आप जो है ये शेयर होल्डर का हिस्सा आप खा जाते हो, अगर शेयर होल्डर का हिस्सा जाएगा तो शेयर होल्डर जो है वो आपके कंपनी के साथ इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, जिससे आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू नीचे जा सकती है। तो हमेशा रिटेन्ड अर्निंग काम नहीं आती। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। कहाँ पर है?